Hello students. Okay, this is another video and this video is on our next chapter, and this is your third chapter of class 3. So the chapter's name is data handling. So हमने class 6 में data handling के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा है. सिर्फ रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ें. So basically data handling is a process of collecting or gathering, recording and representing data in a systematic way so that it will be easier for others to analyze them or to get important informations easily. इसका क्या मतलब है? डाटा हैंडलिंग क्या है? डेटा का क्या मतलब है? डेटा मतलब कुछ चीज़ें हम जो किसी के बारे में जानते हैं. सो डेटा हैंडल करने का क्या मतलब है? उस जो हम जानते हैं उससे किस तरह से यूज़ करते हैं. सो कुछ भी डेटा हो, डेटा हम कम अमाउंट में भी कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में भी कलेक्ट करते हैं. जैसे कि आपके स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारे पास सबका डेटा रहता है. दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे डेटा रहता है, और इतने सारे डेटा को कैसे हम हैंडल करते हैं उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. तो दिस इज़ द प्रोसेस. ओके, प्रोसेस में हम क्या करते हैं? पहले तो कलेक्ट करते हैं या फिर गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड करते हैं, कहीं पर लिखते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन सिस्टमैटिक वे. ओके, सिस्टमैटिक वे जैसे कि आप लोगों का नाम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, उस तरह से कुछ ऐसे हम सिस्टमैटिक वे में उसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें ईजीली कोई भी डाटा हम हासिल कर सकें. सो हमने बस यही लिखा है, रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ए सिस्टमैटिक वे सो दैट, तो क्या होगा? इट विल बी ईजी होगा अदर्स टू एनालाइज करने के लिए ईजी होगा. कौन सा बच्चा है ये, कैसे पढ़ता है, कैसे परफॉर्मेंस रखता है, इस तरह से कुछ डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वी शुड अवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन. मतलब जिसके लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए, उसका हमारा उद्देश्य क्या है उसे कलेक्ट करने में. जैसे कि हम कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन हाइट एंड वेट ऑफ ईच चाइल्ड इन ऑफ योर क्लास. अगर हम आपके हाइट और वेट के बारे में कुछ डाटा कलेक्ट करें, सारे बच्चों के हाइट वेट के बारे में, दैट मीन्स हम आपके फिजिकल फिटनेस के बारे में डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं. आप कैसे, कितने फिट हो, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, आप खेल सकते हो कि नहीं, या फिर आपको आपके बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, इस बारे में कुछ कलेक्ट करते हैं. तो कलेक्शन ऑफ मार्क्स, जब हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर essay 1 समेटिव 1 एंड समेटिव 2 के बारे में हम कलेक्ट करते हैं, तो दो चीज़ों के कलेक्ट कर रहे हैं. उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? डिफरेंट बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कितने बच्चे, कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है. एक बच्चा एक एग्ज़ाम में इतना परफॉर्म किया था, दूसरे में अच्छा किया है कि बुरा किया है. वी कैन कंपेयर बिटवीन टू स्टूडेंट्स. वी कैन कंपेयर बिटवीन द होल सेट ऑफ डाटा अमॉन्ग द होल सेट. ओके, सो कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं. वेरियस रीजंस हो सकते हैं, वेरियस पर्पस हो सकते हैं एक डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उसे रिकॉर्ड करने के लिए. सो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है. क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइज करते हैं. एक बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा एक्चुअली, कि हमने लास्ट क्लास में जब आप 6th क्लास में थे तब हमने पढ़ा था कैसे कलेक्ट करते हो, और तब हमने ऑर्गेनाइजेशन भी सीखा था, कैसे एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे टैली मार्क्स देते हैं. ये सब आपने पढ़ा था. उसे ग्राफ पेपर में भी आपने पुट किया था उन डाटा को, ताकि ईज़िली आपको समझ में आ सकें. और आपने टेबल से डाटा के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसका भी आंसर दिया था, क्योंकि आपको आराम से सारे डाटा का जो भी आपका क्वेश्चन है उसे आपको टेबल के साथ रिलेट करके ईजीली आप आंसर दे सकते थे. सो दैट इज़ वाई वी कलेक्ट डाटा एंड अरेंज देम. ओके, सिस्टमेटिकली हम टेबल में अरेंज करते हैं. सो अभी के लिए ये वाला हम आगे ग्राफ पेपर में कैसे से रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, नई चीज़ें हैं हमारे लिए. एंड द थिंग्स आर रिटन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है ना? इट इज सोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ डाटा. नाउ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल से पता चलता है सेंटर का क्या मतलब आपको पता है? हमेशा सेंटर मतलब जो बीच में रहता है उसे सेंटर कहते हैं.
सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर। ओके, नेचर क्या मतलब किसी का प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, सेंट्रल का मतलब बीच में जो रहता है और उसका नेचर कैसा होता है। तो दैट मीन्स जो डाटा एक, दिस इज़ अ वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू है जो कि पूरा सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल value. Okay, it is a single value, and it attempts to it takes the middle position, वो बीच का कोई पोजीशन लेता है। ठीक है, एंड ट्राइज टू डिफाइन द होल सेट ऑफ डाटा, ये होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है और उसे डिफाइन करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली वी गेट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, हमें कैसे मिलेगा। ये वैल्यू है, वैल्यू का मतलब एक कुछ नंबर है, कुछ है। सो वो नंबर हमें कैसे मिलेगा, कोई सेट से कैसे मिलेगा। तो हम इसके लिए मीन, मोड, मीडियन 3 वेज यूज़ करते हैं। तो इसका और भी बहुत सारे वेज हैं निकालने का, पर अभी बेसिक है ये 3 तरीके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। सो मीन में आता है एरिथमेटिक मीन। अच्छा, आपने एवरेज का नाम सुना होगा। नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में एवरेज का एक सुना होगा, किसी को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं रात को एवरेज हर रात को 6 घंटा 7 घंटा सोता हूँ, या फिर कि एवरेजली मैं हर दिन 4 घंटा पढ़ाई करता हूँ। तो इसी तरह एवरेज का क्या मतलब है। एवरेज इज समथिंग दैट इज called central. Okay, central tendency that represents central tendency because it is a central value. So arithmetic mean, इसके लिए एक फॉर्मूला है। सो अरिथमेटिक मीन आप इसे सिंपली आप मीन भी कह सकते हो। अरिथमेटिक मीन के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. ओके, सो ये क्या लिखा मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है, ईच डेटा को हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। कितनी बार ऑकर होता है उसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो जितनी बार ऑकर होता है, जितने भी सारे डेटा हैं उन सबको ऐड कर दो। उसे किससे डिवाइड करना है, जितनी बार आपने कलेक्ट किया है। एक एग्जांपल देखोगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ये पांचों का अरिथमेटिक मीन क्या है। सो ऑलवेज रिमेंबर वाइल यू आर डूइंग समथिंग रिगार्डिंग डाटा हैंडलिंग, यू हैव टू अरेंज द डाटा। ओके, यहाँ पे हम डेटा को अरेंज करेंगे कैसे, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कहा था। तो असेंडिंग ऑर्डर में, चलो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा डाटा है मेरे पास, देखो उल्टा पुल्टा लिखा है। सो सबसे छोटा है 3, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। बस इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ठीक है, और मेरे पास कितने डाटा हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, आई हैव 5 ऑब्जर्वेशंस। सो मुझे क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब ऐड करना होता है, ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी बार ही नंबर, कितने नंबर में आते, 1 2 3 4 5, 5 इन नंबर्स। So divided by 5. So how much? Let's see. 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 is 25 divided by 5, and answer gives you 5. So this is 5 and this is the arithmetic mean of the data. Okay. Now come to another question, मैंने उसी के साथ अटैच करके दिया हुआ है, find the range of the data. What is range now? So remember, range is the difference between the highest and
लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन रेंज क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू यहाँ पे हाईएस्ट सबसे कौन सा, इस ऑब्जर्वेशन में आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा दोगे तो आराम से आपको हाईएस्ट मिल जाएगा। हाईएस्ट 7 है, लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट 3 है। सो हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस कितना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एंड आंसर इज 4। सो 4 इज योर रेंज। ओके, रेंज ऑफ योर डाटा इज 4। रेंज डजंट कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। आप रेंज को रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मत समझ लेना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आर दिस। ओके, सो नाउ लेट्स consider another question. A batsman scored the following number of runs in 6 innings. Okay, एक बैट्समैन ने 6 इनिंग्स खेले हैं, सो उसमें इतना उसने स्कोर किया है। ठीक है, सो कैलकुलेट द मीन रन। मीन कैसे निकलेगा हमारा, हमें पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम का मतलब उस सबको ऐड कर दो। चलो इससे पहले हम इसे क्या करते हैं, सजा लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगेन हम सजा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 35, उसके बाद आएगा 36, उसके बाद कौन आएगा 35, 36, देन 46, देन 50, देन 55, देन 60। ओके, सो मीन कैसे निकलेगा, इन सब का sum of all the observation 35 plus 36 plus 46 plus 50 plus 55 plus 60 divided by कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है। सो दैट्स गोइंग टू, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर, ऐड करो। सो इसे ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, that gives you 282 divided by 6, and if you divide this your answer will be 47. So 47 is your mean value. Okay, so जैसे कि मैंने कहा था मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब सेंटर में रहता है कहीं पर। ज़रा देखो यहाँ पे अगर 47 हम कहीं पे बिठाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो वो कहाँ पे आएगा, 46 और 50 के बीच में। ये छोटे हैं, ये सब बड़े हैं, यहीं पर कहीं पर आएगा। दैट मीन्स ये इस डेटा का कोई बीच वाला वैल्यू है। ठीक है, जो बीच में आता है। समझ में आया अभी इसे सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ द एबव स्कोर। रेंज हमें पता है, रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है वैल्यू 60, माइनस लोएस्ट कौन सा है 35, एंड द आंसर इज 25. Okay, so 25 is the range. Okay, now think, is the mean bigger than each of the observations? आपका जो अभी मीन मिला वो क्या सारे ऑब्जर्वेशन से बड़ा है? नो, सारे ऑब्जर्वेशन से बड़ा नहीं है, इन सब से छोटा है। अगेन, सो द आंसर इज नो। इज इट स्मॉलर दैन ईच ऑब्जर्वेशन? ये सारे ऑब्जर्वेशन से छोटा है क्या? नो, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हैं जिनसे वो बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नो। दैट मीन्स द मीन वैल्यू इज समथिंग that takes a middle position and represent the all value at its center. Okay, so इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।